हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में क्लास 10 का चैप्टर 12 दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग शुरू करने वाले हैं। बच्चों, आप लोगों ने 9th क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़ी हैं, जिनमें आपने मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ये सब पढ़ रखा है। हम लोग अपने इस चैप्टर में इन सभी एनर्जीज में से इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ we are going to discuss details about electricity। आज की डेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे कन्वीनियंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम लोग अपने घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्री में सब जगह पे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, राइट। हम लोग इस चैप्टर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ की बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे काम करती है, सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, कौन से पैरामीटर्स हैं जो करंट को कंट्रोल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है और इस हीटिंग इफेक्ट को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स को हम लोग अपने इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। आई विल स्टार्ट विद चार्जेस। आप लोगों ने चार्जेस के बारे में पहले से ही केमिस्ट्री में या पहले फिजिक्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आपको पता है कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, जिनमें से आप कहते हो पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल जनरली प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, यानी कि चार्ज ऑन प्रोटॉन में लिखूंगा प्लस ई, यानी कि इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सी मैंने लिखा कैपिटल सी इज कूलम। ये हमारे पास चार्ज के यूनिट हैं और साइंटिस्ट के ऑनर में ही चार्ज के यूनिट्स को कूलम रखा गया है। ये है मेरे पास प्रोटॉन की कहानी। प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज होगा और अगर मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होगा चार्ज माइनस ई। माइनस का मतलब होगा -1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलम, यानी कि चार्जेस दो तरह के हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर मिनिमम पॉसिबल चार्ज की वैल्यू ई होती है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि किसी बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा, Q इज सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग चार्ज ऑन एन बॉडी इज इक्वल टू n times E, where n represent integer and E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स आई वॉन्ट टू से Q इज इक्वल टू NE विल बी जनरल रूल फॉर चार्ज। इसका मीनिंग क्या है? देखो बेटा, हमारे पास मान लीजिए एक बॉडी है जो कि न्यूट्रल है। न्यूट्रल होते हुए भी इसके ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, बट जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी विल बी ज़ीरो। जैसे मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर +5 कूलम चार्ज है और -5 कूलम चार्ज भी है, तो नेट चार्ज कितना हो गया इस बॉडी के ऊपर? ज़ीरो। अब अगर मैं इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया अब पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, यानी कि अब जो चार्जेस प्रेजेंट हैं उनका सम जीरो नहीं बनेगा। इट मीन्स दैट अब नेट सम या नेट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी विल बी पॉजिटिव एंड दैट पॉजिटिव वैल्यू विल बी प्लस ई, क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है। अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो +2e हमारे पास बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाएगा और जो चार्ज मैंने रिमूव किया वो -2e हो जाएगा। मीन्स जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने बॉडी में से चार्ज निकाल दिया, बॉडी में से चार्ज ऐड कर दिया, तो बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि मैंने या तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया या मैंने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया। अब ये नहीं संभव है कि मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं, मैं 1.3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दूं, तो हमेशा 1, 2, 3 यानी कि इंटीग्रल नंबर में ही, इंटीजर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स को ऐड या रिमूव किया जा सकता है। तो तभी मैंने यहाँ पे लिखा था n, कि भैया मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करूँगा या मैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करूँगा। तो इसलिए किसी बॉडी के ऊपर चार्ज Q की वैल्यू n इंटू ई की टर्म्स में लिखी
जा सकती है। इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, इसके लिए मैं ये स्लाइड इरेज करूँगा। देखो बच्चों, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, किसी बॉडी में से 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया है, तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज कितना आएगा। हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू NE। मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगा 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सिचुएशन है, ये बॉडी जिसमें से मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, तो पीछे 5 प्लस E एक्स्ट्रा चार्ज बच गया, राइट। तो इस चार्ज की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा, 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है एंड आई वांट टू गिव दिस बॉडी अ चार्ज ऑफ -1 कूलम। मुझे इस बॉडी को -1 कूलम चार्ज देना है, माइनस चार्ज देना है, तो यानी कि मुझे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि इस बॉडी के ऊपर चार्ज -1 कूलम आ जाए। तो मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, Q इज इक्वल टू N इंटू E। मुझे बॉडी को कितना चार्ज देना है, -1 कूलम। कितने इलेक्ट्रॉन्स मुझे बॉडी को ट्रांसफ़र करने हैं, N, जो कि मुझे एक्चुअल में कैलकुलेट करना है। E, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस साइन डालूंगा क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो भैया नेगेटिव आएगा। ये माइनस और माइनस कट जाएंगे, कूलम और कूलम भी दोनों साइड से कट जाएंगे, विच मीन्स दैट आई कैन राइट डाउन N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कूलम इधर से कटना था, इसे मैं लिख सकता हूँ 10⁻19/1.6। यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और 10⁻18 लिख लूँगा इंस्टेड ऑफ 19। ये 1.6 वैसे का वैसा, ये यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 6.25। इट मीन्स दैट 6.25 इंटू 10⁻18 electron should be added to a body to give a charge of -1 coulomb. Look at the power 10⁻18, which is huge number, which means that we have to add huge number of electrons to give a body of charge of -1 coulomb, which means that 1 coulomb in itself is a very large amount of charge, right? चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या एक पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होती है या रिपल्शन होती है। अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, मैं इसको +Q और +Q में लिख लेता हूँ, बताइए इन दोनों में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन। आई थिंक सो, सबको पता है देयर इज गोइंग टू बी रिपल्शन। तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और एक नेगेटिव चार्ज लेता हूँ, तो इन दोनों में क्या होगी, इन दोनों में बच्चों होने वाली है अट्रैक्शन। दीज टू विल अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि अगर मेरे पास एक चार्ज बॉडी हो, मान लीजिए +Q है, और दूसरी बच्चों मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि जिसके ऊपर नेट चार्ज की वैल्यू 0 है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट दोनों है, बट जितना पॉजिटिव प्रेजेंट है उतना ही नेगेटिव प्रेजेंट है, और नेट चार्ज ऑन द बॉडी इज 0, दैट इज वाई बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रल बॉडी, राइट। अब इन दोनों बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन, ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। तो इस चीज़ को समझने के लिए बच्चों हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसे आप अपने घर पे खुद ट्राई कर सकते हैं। एक कॉम्ब लीजिए, इस कॉम्ब को, ठीक है, ड्राई हेयर्स जिनमें तेल ना लगा हो उनके साथ रब करिए, अपने बालों के साथ कॉम्ब को रब करिए। रब करने के बाद इसे एक पेपर के नज़दीक ले जाइए, ठीक है, पेपर के छोटे से टुकड़े के पास ले जाइए। यू विल नोटिस दैट कि ये पेपर पीस इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है,
इस मैकेनिज्म को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जब आप कॉम्ब को रब करते हो अपने ड्राई हेयर्स के साथ तो कॉम्ब और हेयर्स के बीच में होती है फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी सप्लाई होती है और इस एनर्जी की वजह से, ठीक है, कुछ चार्जेस मूव कर जाते हैं, यानी कि कुछ आपके हेयर्स से कॉम्ब के ऊपर चले जाते हैं या वाइस वर्सा, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये मान के चलता हूँ, मुझे नहीं पता किसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, बट ये मान के चल पड़ते हैं कि फ्रिक्शन हुई और फ्रिक्शन की वजह से कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और आपके बालों के ऊपर कितना आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। जितना कॉम्ब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही आपके बालों के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपने इस पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉम्ब को कहाँ लाए? एक पेपर पीस के नज़दीक लाए। पेपर के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, पेपर को आपने किसी भी बॉडी के साथ रब नहीं किया, तो इस पेपर पीस के ऊपर कुछ चार्ज मूव करेंगे। पेपर के अंदर दोनों चार्जेस प्रेजेंट हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज थोड़ा नज़दीक आ जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज के, और ये जो पॉजिटिव चार्ज पेपर के अंदर प्रेजेंट है वो थोड़ा दूर चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज नज़दीक क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। एंड पॉजिटिव चार्ज दूर क्यों चला जाएगा? बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। तो अब होगा क्या? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन है, बट उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन है और उनके बीच का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब इस केस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू रिपल्शन। सो अट्रैक्शन विल डोमिनेट, अट्रैक्शन विल बी मोर देन दैट ऑफ रिपल्शन, जिसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स इज गोइंग टू बी अट्रैक्शन, और इस अट्रैक्शन की वजह से ये पीस ऑफ पेपर इस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या कि एक न्यूट्रल बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गई, और इस अट्रैक्शन की वजह क्या थी? मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस, एंड दिस इज नोन एज इंडक्शन। तो इंडक्शन की वजह से एक न्यूट्रल बॉडी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो गई, राइट। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें सिमिलर चार्ज बॉडीज़ भी अट्रैक्ट हो सकती हैं, एंड उसमें भी इंडक्शन ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। देखो 99% आपकी डिस्कशन में दो चीज़ें आएंगी। पहले कि एक चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होती है, या जो अपोजिट चार्जेस हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट मैं एक तीसरा केस बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक बॉडी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी बॉडी जिसका साइज मान लीजिए अच्छा खासा है, और इस बॉडी के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है। देखो बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर और बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, बट जो मैंने पिंक कलर में रिप्रेजेंट किया है इसका मीनिंग क्या है कि ये एक्सेस ऑफ पॉजिटिव है। यूँ अगर इस डायग्राम से देखें तो आप यूँ समझ सकते हो कि मैंने इस बॉडी से दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रही है। नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी इज +2e, तो पॉजिटिव चार्ज है। इस बॉडी के ऊपर, बॉडी ए के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि इस बॉडी में से मैंने अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रखा है, राइट। अब जब इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे बच्चों, तो इन दोनों में अट्रैक्शन संभव है, एंड इट विल हैपन बिकॉज ऑफ इंडक्शन। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के पास लाया जाएगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगी? रिपल्शन। तो ये पॉजिटिव चार्जेस दूर चले जाएंगे, और बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट था, तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ नज़दीक आना शुरू कर देगा, और जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था वो रिपल्शन की वजह से दूर जाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। अब इन दोनों के बीच में क्या है भैया? अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है? रिपल्शन। बेशक ये चार्ज थोड़ा ज़्यादा है,
बट भैया डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मान लीजिए, तो इस केस में अट्रैक्शन डोमिनेट कर सकती है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच की अट्रैक्शन डोमिनेट कर सकती है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच की जो रिपल्शन है वो कंपैरेटिवली कम हो सकती है, और जिसकी वजह से ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें। पर ये होगा कब? जब दूसरी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा चार्ज है, तभी ये संभव हो पाएगा, राइट? तो एक ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर सिमिलर चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, हमेशा नहीं करेंगे। इन जनरल सिमिलर चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर। इन रेयर केसेस लाइक दिस वन, सिमिलर चार्जेस बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं कि चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है। दैट इज गिवन बाय कूलम्स, सो इट इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो मेरे पास बच्चों यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं। आई एम यूजिंग वर्ड पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है? ऐसे चार्जेस जिनका साइज स्मॉल है। आई एम नॉट सेइंग कि इनकी अमाउंट स्मॉल है, मात्रा कूलम कितना मर्जी चार्ज हो सकता है, बट जिस बॉडी के ऊपर चार्ज दिया गया है दैट बॉडी इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल स्मॉल। ठीक है, किसका? बॉडी का साइज, जिस बॉडी के ऊपर ये चार्ज दिया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें ऐड करूंगा, दीज 2 चार्जेस आर स्टेशनरी चार्जेस, यानी कि ये चार्जेस मूव नहीं करे। ठीक है, चार्जेस आर एट रेस्ट। अगर ये 2 कंडीशंस होंगी तभी हम लोग कूलम्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। और इस लॉ के मुताबिक मान लीजिए मेरे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, और इन 2 चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स, दैट मे बी अट्रैक्टिव और दैट मे बी रिपल्सिव फोर्स, दैट फोर्स is directly proportional to product of 2 charges, and it is inversely proportional to square of the distance between 2 charges. It is given by Coulomb's, that is why it is known as Coulomb's law, and this force is known as electrostatic force. This is known as electrostatic force. अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं, 1 एंड 2 को कंबाइन कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं F is proportional to Q1 Q2 by R square। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी K, विच इज K इज F इज इक्वल K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वेयर। अब K की वैल्यू बच्चों हमारे पास होती है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू। ये इसकी वैल्यू SI यूनिट्स में होती है, राइट? तो ये हमारे पास कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट बन जाती है। ये क्या कहता है कि फोर्स बिटवीन 2 चार्ज्ड बॉडीज, चार्ज बॉडीज की कंडीशन क्या है? दिस शुड बी पॉइंट चार्जेस एंड शुड बी एट रेस्ट। अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तब force between these 2 charges will be directly proportional to product of 2 charges and inversely proportional to square of the distance between 2 charges. Inversely proportional to square of the distance between 2 charges, right? अब ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये सिमिलर है जैसा कि आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाय R स्क्वेयर। यहाँ पे क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ 2 बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पर G कांस्टेंट था, यहाँ पर हमारे पास K कांस्टेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मासेस था, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है, यहाँ पर भी 1 बाय R स्क्वेयर था, यहाँ पर भी 1 बाय R स्क्वेयर है, यहाँ पे फोर्स है 1 बाय R स्क्वेयर, यहाँ पर भी फोर्स वेरी करती है एज 1 बाय R स्क्वेयर। कोई भी फोर्स जो इस रूल को फॉलो करती है उसको हम कहते हैं कि दिस फोर्स फॉलो इनवर्स स्क्वेयर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वेयर लॉ। यानी कि ये दोनों फोर्सेस कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस ही इनवर्स स्क्वेयर लॉ फॉलो करती हैं। ठीक है, इनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं, बट हमें जितना चाहिए हम उतना की ही डिस्कस करेंगे, राइट? आगे चलते हैं, कूलम्स लॉ की 1-2 एग्जांपल्स को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं।
मान लीजिए मेरे पास दो बॉडीज़ हैं जिनके ऊपर चार्ज कितना है Q1 एंड Q2। सपोज कर लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस है 3 मीटर। अगर मैं इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दूं, प्रेजेंट वैल्यू से इनके बीच के डिस्टेंस को डबल कर दूं, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी? डबल कर दूं, डबल करने का मतलब होगा कि डिस्टेंस को 6 मीटर कर दूं। तो पहले इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही थी? K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैंने R को डबल किया, इसका स्क्वायर भी तो हो गया, 4 टाइम्स हो गया, तो फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R, दैट इज 3 मीटर। अब बच्चों हमने क्या किया? नई फोर्स की कैलकुलेशन के लिए चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को डबल कर दिया, 2R कर दिया, तो ये 2R स्क्वायर हो गया, राइट। तो F डैश की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? K Q1 Q2 बाय 4R स्क्वायर। तो F डैश की वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है? 1/4 को अलग कर लीजिए, ये बन जाएगा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को रेफर करोगे तो आप लोग देखोगे कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली F है, राइट। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ F डैश इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स F, यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को डबल करता हूँ तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, राइट। चलिए इसी के बेस के ऊपर एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों R। मैंने क्या किया? इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज की अमाउंट को डबल कर दिया, एक की अमाउंट को डबल कर दिया और दूसरे की अमाउंट को ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज न्यू वैल्यू ऑफ फोर्स? नई फोर्स पहले के मुकाबले में कितनी हो गई? नई फोर्स पहले के मुकाबले में कितनी हो गई? तो हमारे पास इनिशियल फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। F डैश कैसे लिखेंगे? इसमें हमने चार्ज को Q1 डैश Q2 डैश लिखा, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, R स्क्वायर। अब Q1 डैश की वैल्यू पहले से डबल हो गई है और Q2 डैश की वैल्यू पहले से ट्रिपल हो गई है, तो बाय R स्क्वायर। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 को अलग करके लिखा जा सकता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फाइन। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इक्वेशन नंबर 1 को रेफर करते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि दिस is F. Using equation number 1 and 2 we can write down F dash is equal to 6F, यानी कि हमारे पास अब ये फोर्स 6 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल फोर्स हो जाएगी, राइट। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए कि बच्चों हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R। हमने क्या किया? इन दो चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को 1.5 टाइम्स कर दिया, डिस्टेंस को पहले से 1.5 टाइम्स कर दिया। अब क्वेश्चन है फाइंड परसेंटेज चेंज इन फोर्स। चेंज इन फोर्स, फोर्स में कितना परसेंटेज चेंज आया? क्लियर? तो पहले फोर्स कितनी थी हमारे पास? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब फोर्स कितनी हो गई है? चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को तो चेंज नहीं किया, सॉरी चार्जेस को चेंज नहीं किया, सिर्फ डिस्टेंस को ही चेंज किया है, तो R डैश 1.5R हो जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 2.25R स्क्वायर बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि जो नई फोर्स है वो पुरानी फोर्स का 2.25 टाइम्स कम हो जाएगी। हमें ढूंढना क्या था? हमें ढूंढना था परसेंटेज चेंज इन फोर्स। तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स के लिए बच्चों
हमारे पास फार्मूला होगा फाइनल फोर्स माइनस इनिशियल फोर्स, ये आ गया चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी है, एफ अपॉन 2.25 माइनस ओरिजिनल फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। एफ यहाँ पे बच्चों कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप लोग इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो, इट शुड बी 100 बाई 225, तो 25 से काट दीजिए, इट शुड बी 4 बाय 9 minus 1 multiply by 100. This comes out minus 500 by 9। एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से हमारा आंसर आपस में मैच कर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो परसेंटेज चेंज है बच्चों वो 55.5% आ गया विद अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि इस केस में जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन शोज फोर्स डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही होंगी। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मान लीजिए मुझे किसी बॉडी को चार्ज देना है 1 माइक्रो कूलम, तो मुझे उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा। हमारे पास Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई। कितना चार्ज देना है, माइक्रो कूलम। एक माइक्रो की वैल्यू हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, 10⁻⁻⁶, एक मिली 10⁻⁻3, एक नैनो 10⁻⁻9, एक पीको 10⁻⁻12 होता है। मैंने आज थोड़ी देर पहले बताया कि जो चार्ज 1 कूलम है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो प्रैक्टिकली चार्ज 1 कूलम में नहीं होगा, कूलम्स में नहीं होगा, वो मिली माइक्रो कूलम्स में ही होगा। तो मैंने लिखा 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू N इंटू ई। ई क्या था, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कूलम कट जाएगा तो मेरे पास N की वैल्यू बचेगी 1 माइक्रो की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 10⁻⁻6 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n की वैल्यू थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, यहाँ पर 10⁻⁻6 प्लस 19 कर देंगे डिवाइडेड बाय 1.6, तो n की वैल्यू कितनी बनेगी 10⁻13 अपॉन 1.6। 10⁻13 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻12 divided by 1.6. From here we will get 6.25 into 10⁻12, यानी कि this much number of electrons should be removed from a body to give it a charge of 1 microcoulomb। चलिए एक और न्यूमेरिकल और आज के लेक्चर के लिए आखिरी न्यूमेरिकल रहेगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए मैंने किसी बॉडी में से 12.50 इंटू 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, अगर रिमूव कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, तो बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि बॉडी के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। Q का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, N इंटू ई। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12.50 इंटू 10⁻8 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 12.5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 माइनस 19। तो ये मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा 10⁻⁻11। ऑन मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट दिस वैल्यू एज 20। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। चलिए इस वैल्यू को पीको में लिखने की कोशिश करते हैं। 1 मिली कूलम कितना होगा, 10⁻⁻3 कूलम। 1 माइक्रो कूलम होगा 10⁻⁻6 कूलम।
1 नैनो कूलम होगा 10 रेज टू पावर माइनस 9 कूलम, 1 पीको कूलम होगा 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम। तो मुझे इसे लिखना है 10 रेज टू पावर 12 में। तो यहाँ पर बच्चों मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और ये 10 से डिवाइड हो गया, राइट। तो ये मेरे पास बनेगा 20 इंटू 10 200 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम। 10 रेज टू पावर माइनस 12 कूलम मेरे पास बन जाएगा पीको कूलम, यानी कि मेरे पास चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 पीको कूलम। क्लियर। लो जी बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होगा। अगले लेक्चर में हम लोग करंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।